टीचर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब। कुछ लम्हे फुर्सत के जानकारियों से भरपूर इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, इस बात से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम ख़वातीन जो हैं उनके दिन का जो आगाज़ होता है वो ढेर सारे कामों को जहन में रखकर होता है और हमारी नज़रें हमेशा घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयों पर टिकी रहती हैं, क्योंकि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है और उस मुकर्रर वक्त में हमें उस काम को अंजाम देना होता है। बहरहाल, बावर्ची खाने से लेकर तमाम तर जो काम होते हैं हमें अंजाम देने होते हैं और इसी के दरमियान जो घर के मुख्तलिफ अफराद हैं उनका ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। और इन मुख्तलिफ अफराद में अव्वलीन होते हैं हमारे बच्चे। बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन पैक कराना, उनके ट्यूशन्स पर ध्यान देना, होमवर्क कराना और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का भी ध्यान देना। नाज़रीन, हमने अपने आसपास अक्सर ये देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी उन्हें कोई बात समझा दी जाए या बता दी जाए तो वो फ़ौरन कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट तरह के होते हैं, यानी कि अपने आप में रहते हैं, शर्मीले होते हैं, शाय होते हैं, लोगों से बात करते हुए भी थोड़ा कतराते हैं, उनके सामने जाते हुए कतराते हैं, या यूँ कहें कि पब्लिक जो डीलिंग होती है उससे भी वो कतराने लगते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑटिज़म का शिकार होते हैं और अर्ली स्टेज में जो वालिदैन हैं ये बात समझ नहीं पाते। तो नाज़रीन, आज के अपने इस प्रोग्राम में हम ये जो तमाम बातें हैं वो जानेंगे कि कैसे जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं या शर्मीले बच्चे होते हैं उनसे वालिदैन कैसे डील करें, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से वालिदैन अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो जनाब, इन्हीं बातों पर तबसरा करने के लिए, रोशनी डालने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनका नाम है परविंदर कौर, जो कि एक प्ले स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आइए करते हैं उनसे बात और करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे परविंदर जी की बच्चे जो हर तरीके के होते हैं, कुछ बातें जो हैं बहुत ज़्यादा सबके सामने करते हैं, हंसी मजाक, खिलखिलाना सब कुछ, और कुछ बच्चे अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स उनके ही जहन में रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि जो आजकल के वालिदैन हैं उनका क्या किरदार है बच्चों की परवरिश में, कैसे वो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं जदीद दौर में? बच्चे जो है वो एक परिवार की नींव तो होते ही हैं, क्योंकि एक परिवार की शुरुआत तभी होती है जब एक बच्चा उसमें दाखिल होता है। और लेकिन हमारे बच्चे नींव रखते हैं एक हमारे देश की भी, देश की सफल बुनियाद की नींव हमारे बच्चे ही हैं। और अगर हमारे बच्चों की बुनियाद सही नहीं होगी तो ना तो हम एक सक्सेसफुल परिवार की उम्मीद कर सकते हैं, ना ही एक अच्छे देश का मुस्तकबिल हम लोग सोच सकते हैं। अब बच्चों के साथ जो समस्याएं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जो फेस करते हैं वो ज़्यादातर क्या आती है? सबसे पहले तो एक नॉलेज का अभाव, नॉलेज नहीं है पेरेंट्स को, और दूसरा उनका लाइफस्टाइल, तीसरा वक्त की कमी, चौथा उनका अपना मसरूफियत, उनकी अपनी एंगेजमेंट्स इतनी ज़्यादा है कि वो बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। ज़हनी तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों तरह से ही हमारे बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं इन्हीं लाइफस्टाइल की वजह से। तो परविंदर जी, जैसे कि आपने बताया कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, या यूं कहें कि जो वालिदैन हैं वो बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं अपनी मसरूफियात के चलते। आप एक प्ले स्कूल में प्रिंसिपल हैं, बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास आते भी होंगे, आप उन बच्चों में क्या कॉमन प्रॉब्लम्स देख रही हैं इस वक्त बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें? जी, आजकल जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बताया मेरे बारे में कि मैं एक प्ले स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास बच्चे 1.5 साल की उम्र से आ जाते हैं
और उससे पहले जो मेरा करियर था एज अ PRT टीचर था, तो बच्चों के बीच में बहुत वक्त गुजरने के वजह से बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत करीब से देखा है। अब बच्चे हमारे आजकल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसको मैं सही तरीके से आसानी से समझाने के लिए 2 हिस्सों में बांटूंगी। एक तो है बच्चे की फिजिकल प्रॉब्लम, शारीरिक समस्याएं, और दूसरी है बच्चों की जहनी समस्याएं, मेंटल डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, जिसे कि मैं चाहूँगी हम इसे डिसऑर्डर्स ना कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वर्ड की वजह से, इस शब्द की वजह से ही हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें उनको ये प्रॉब्लम समझानी है, लेकिन ऐसे शब्दों से समझानी है कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खोएं। तो 2 तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक आ रही है फिजिकल और एक मेंटल। फिजिकल प्रॉब्लम्स में बच्चों का लाइफस्टाइल, बच्चों की फूडिंग हैबिट्स, बच्चों की DDA, डिजिटल डिवाइस डिसऑर्डर, या डिजिटल डिवाइस एडिक्शन। हमारे बच्चे आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोशल मीडिया का एडिक्शन, और ये उनको सीधा इफेक्ट डाल रहा है उनकी मेंटल हेल्थ पे और उनकी फिजिकल हेल्थ पे। अब आपके भी घर में छोटे बच्चे होंगे, बहुत सारी मदर्स को आपने देखा होगा कि वो बच्चों को खाना कैसे खिला रही हैं, फोन दिखा के। जी। अब फोन दिखा के खाना खिलाने का मकसद क्या है उनका? सिर्फ कि बच्चा खाए और वो वापस से अपने काम में लग जाए, लेकिन उसका सीधा इफेक्ट कहाँ जा रहा है? बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी और उसके फिजिकल हेल्थ पे भी। बिकॉज आप जो बच्चे को खिला रहे हो, बच्चा सिर्फ उसको स्वॉलो कर रहा है, निगल रहा है, उसे नहीं पता कि वो क्या खा रहा है। एक बच्चे को फोन दिखाते हुए, आप कभी ट्राई करके देखना, आप बच्चे को फोन दिखाते हुए खाना खिलाइए और बाद में उससे पूछिए कि बेटा आपने क्या खाया, वो आंसर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसका माइंड वहां पे प्रेजेंट नहीं था, उसका माइंड वीडियो गेम में था, और इस वजह से सीधा असर पड़ा उसके डाइजेशन पे और उसकी फिजिकल हेल्थ भी उससे अफेक्टेड हुई। इस तरह के बच्चे पुअर डाइजेशन से हमेशा परेशान रहते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाने की समस्या उन बच्चों में आमतौर पे देखी जाती है जी। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे फिजिकल प्रॉब्लम्स के। अब मेंटल डिसऑर्डर्स कहाँ आते हैं? जब हमारे पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। हमारे पेरेंट्स इतने बिजी हैं, आजकल हर दूसरे घर में बोथ पेरेंट्स वर्किंग है, बिल्कुल बच्चों के लिए टाइम नहीं है उनके पास, और बच्चे अपनी ही दुनिया में घूम रहे हैं जहां पर इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है हमारा सोशल मीडिया। हमने अपने बच्चों को एंगेज कर दिया टीवी के साथ, मोबाइल के साथ, और फिजिकल एंगेजमेंट कम से कम होता गया, और बच्चों के अंदर यहीं से जन्म लेती है ऑटिज्म की प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चा हर टाइम अपने आप में खोए रहना, अपने ही कंफर्टेबल जोन में घूमना पसंद करता है। बिल्कुल। उसको अगर आप वहां से हटाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे में एग्रेशन आएगा। और अगर कभी बच्चा आपका अटेंशन लेने की कोशिश करता भी है तो वो उसके लिए ऐसे तरीके अपनाएगा जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल। अगर बच्चा, हमारी देखिए, हमारी एक ना फितरत है जी। हम अच्छाई को बाद में देखते हैं, बच्चे की नेगेटिव चीज को जल्दी पकड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपके बच्चे ने आपको एक राइम सुनाई, ठीक है बेटा, ओके, इट्स ओके, आप कह के छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपके बच्चे ने एक वास गिरा दिया, आप इतना शाउट करोगे, इतना चिल्लाओगे, और बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता, उसे ये लगेगा यस दिस इज द राइट वे टू गेट द अट्रैक्शन। ये बात भी आप बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि हमने भी अपने आसपास के घरों में ये देखा भी, अपने कुनबे खानदान में भी, कि बच्चों से जबरदस्ती आप कहते हैं चलो जाके बॉटल भरो, फ्रिज में बॉटल्स रखो, या ये कपड़े हैं जो सुखाने के लिए ऊपर, और वो हमेशा ना शाउट करके ही बोलते हैं, खासतौर से माएँ। वो आप फोर्स बच्चों को नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उनमें एक एग्रेशन की जो फीलिंग है वो जन्म लेती है। बिल्कुल। तो बच्चों को अटेंशन दीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में दीजिए। बच्चा अटेंशन आपसे ले रहा है, आप दे नहीं रहे हैं उसको, और लेने का उसको जो तरीका सही लगेगा वो उसी को फॉलो करेगा। चीजों को तोड़ने में एक तो उसको मजा आया, आप चिल्लाए, आपको आपका अटेंशन उसे मिला। ये चीज को हमें अपने लाइफस्टाइल में सुधारना है, क्योंकि यही चीजें जन्म देती हैं ऑटिज्म जैसी बीमारियों को। ये कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए परमिंदर जी कि ये जो माएँ हैं या फिर उनके जो बाप हैं वो बाहर इतने बिजी रहते हैं, सर्विस करते हैं, जॉब्स में हैं, और जब वो घर आते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशंस उनके अंदर भी भरा रहता है, तो वो बच्चों पर उतना ध्यान दे ही नहीं पाते, बल्कि उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनकी क्वेरीज हैं, उनको कहते हैं बेटा अभी नहीं, हम थके हुए हैं, बाद में। कहीं ना कहीं ये जो बिहेवियर है, ये जो बातें हैं, ये चीज गलत है। उस वक्त हमें वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे बच्चे, अगर हमारा वर्क है तो। अच्छा, आपने ये सारी बातें बताई, इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने ऑटिज्म का अभी जिक्र किया,
तो साइकोलॉजिकली आप कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं अपने स्कूल में, उनको डील करते हैं? क्योंकि बहुत से वालिदैन को ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, अर्ली ऑटिज्म है। वो साइंस ही नहीं समझ पाते हैं, या कभी कभी वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं हमारे बच्चे में कोई कमी है। तो ऐसे वालिदैन को और ऐसे बच्चों को आप कैसे डील करती हैं? जी मैम, हमारे पास हमारे स्कूल में, मेरे पर्सनल करियर में मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ऑटिज्म के शिकार होते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है पेरेंट्स को ये रियलाइज़ कराना कि आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है या उसमें ऑटिज्म आने की स्टेज आने वाली है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स बच्चे के साथ इमोशनली अटैच्ड है। एक स्पेशल चाइल्ड जिसे हम बोलते हैं, हम स्पेशल चाइल्ड शब्द भी पेरेंट्स को नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनकी भावनाओं को हर्ट करता है, इमोशनली उन्हें हर्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। दूसरा, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनका बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, बिकॉज उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो उसकी समस्याओं से परेशान होकर चिढ़ के या तो उसके ऊपर शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, या उसको कुछ अलग ही तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अर्ली जो ऑटिज्म है उसको आप घर पर ही कैसे पहचान सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से सिम्टम्स होते हैं इस ऑटिज्म के। सबसे पहले आपके बच्चे का आई कांटेक्ट खत्म होगा जी। आपका बच्चा आई कांटेक्ट करने से बचेगा। जब आप उससे बात करोगे वो ऐसे प्रेडिक्ट करेगा कि वो आपको सुन ही नहीं रहा, ना वो आपकी तरफ देख के बात करेगा, ना वो आपको सुनेगा। वो अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया में घूमना रहना पसंद करेगा। यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा दे देता है हमारे फोन्स, टीवी, इस तरह की चीजें। अब बच्चा उसको लेके अपनी ही दुनिया में खो जाता है। आप उसको बुलाते रहिए, उसको आवाज देते रहिए, वो ना सुनेगा ना आपसे कोई आई कांटेक्ट करेगा। इसके बाद स्टेज बढ़ती है हमारी, तब आता है बच्चे में एग्रेशन, गुस्सा। क्योंकि जब बच्चे की अपनी फीलिंग्स अंदर ही अंदर उसके जमा होती जा रही है, वो उसको बता नहीं पा रहा, तो वो कैसे निकलती है? एग्रेशन के तौर पे निकलती है। एग्रेशन वो कैसे दिखाएगा? वो चीजों को तोड़ेगा, सामान उठाकर फेंकेगा। अगर उसके पास कोई दूसरा बच्चा जाएगा वो उसके बाल नोचेगा या उसको काटने की कोशिश करेगा। इस तरह का एग्रेशन। लेकिन ये एक वर्स्ट सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, ये वो सिचुएशन होती है। यहाँ पर जाने से आप अपने बच्चे को रोक सकते हो। आप घर पर ही थोड़ा सा उसको वक्त देना शुरू कीजिए, उसको एंगेज कीजिए, और इस स्टेज पर आने से आप अपने बच्चे को काफ़ी हद तक बचा सकते हो। अच्छा, आपने इस स्टेज की बात की, खासतौर से अगर ऑटिज्म के शिकार बच्चों की हम बात करें या अर्ली साइंस भी अगर उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो वैसे तो देखिए ये कहा जाता है कि जो हमारा घर है वही बच्चे का पहला स्कूल, एक तरीके से पाठशाला होती है, जहाँ बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बाद में वो फिर स्कूल जाता है और टीचर्स का ये काम होता है कि उसे कैसे कैसे ज़िंदगी में जीना आगे वो सिखाती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि घर में माँ जो है उसका क्या रोल होता है ऐसे जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए? क्या वो ऐसी एक्टिविटीज़ करें? थेरेपीज तो खैर चलती ही हैं ऐसे बच्चों की, लेकिन घर में हम वो क्या ऐसा कर सकते हैं जो बच्चे खुद को इम्प्रूव कर सकें? जी देखिए, माँ जो होती है वो बच्चे का पहला गुरु होती है जी, और बच्चा माँ का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो जितना अच्छी तरह से एक माँ उसको अपने साथ जोड़ सकती है और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरा नंबर आता है स्कूल का, स्कूल में पाए जाने वाले गुरु का, क्योंकि दे आर द सेकंड मदर ऑफ द टीचर, बिल्कुल सेकंड मदर ऑफ द किड। अब घर पर माँ बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे कर सकती है? सबसे पहले तो वो अपने बच्चे के शेड्यूल को थोड़ा सा सेट करे, वक्त निकाले बच्चे के लिए। उसको घर के कामों में छोटे छोटे एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हम माएँ रसोई घर में मटर छीलती हैं, माएँ मेथी तोड़ती हैं, साग तोड़ती हैं। वो छोटी छोटी एक्टिविटीज आप बच्चे को करने के लिए दीजिए ताकि बच्चा उसमें एंगेज्ड रहे और उसको मजा भी आए। आप रसोई घर में स्टील के बर्तन होते हैं, उनमें आवाज आती है, आप उनको, जैसे पुराना हमारा एक म्यूजिक सिस्टम भी था, जल तरंग जिसे बोलते थे, जी जी, ठीक है, ये एक म्यूजिक थेरेपी हमारे पुरातन काल से चली आ रही है हमारे यहाँ पे, उसको हम यूज कर सकते हैं अभी भी। हमारी किचन में सब कुछ है। किचन में आप बर्तनों को, कटोरियों को, अलग अलग साइज की कटोरियाँ दीजिए बच्चे को और उसको स्पून से बजाने के लिए बोलिए। बच्चा साउंड से अट्रैक्ट होगा और उसको मज़ा भी आएगा और एंगेज होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑटिज्म के बच्चे जो होते हैं वो एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आपको उनको हर दिन एक नई एक्टिविटी में एंगेज करना होगा जी, ये बहुत ज़रूरी है। आपने उनको एक दिन जैसे मटर छीलने के लिए दे दिए, नेक्स्ट डे आप उसको डाइनिंग के लिए इंस्पायर कीजिए कि मैं बेटा बर्तन धो रही हूँ, आप टेबल पे जाके लगा दीजिए। मैं कपड़े धो रही हूँ, आप छोटे छोटे हैंकीज वगैरह जाके उसको ड्राई करने के लिए डालिए, या आप अपने रूम में टॉयज कलेक्ट करके उसको बास्केट में डालो।
अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपने सिर्फ बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देके छोड़ नहीं देना है जी। आपको साथ में इक्वली पार्टिसिपेट करना है, एंगेज रहना बहुत जरूरी है। आपको खुद साथ में लगना है। बिल्कुल। आपने 2 मटर छीले, तीसरा बच्चा छीलेगा, एकदम से आपके सिर्फ कहने पे नहीं करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे मदर्स को अपना जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो देना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, चाहे आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, आपको वक्त निकालना ही है ऐसे बच्चों के लिए, खासतौर से जो ऑटिज्म का शिकार है या अर्ली स्टेज पर है। चलिए, ये तो हो गई इस तरह के बच्चों की बात। अगर हम दोबारा से एक नॉर्मल बच्चों की तरफ आएँ और बात करें, तो अक्सर ये देखा गया है कि वालिदैन कंपैरिजन भी करने लगते हैं कई दफ़ा। उनका बच्चा शाय है, कम बोलता है, शर्मीला है, तो वालिदैन का कहना होता है कि देखो पड़ोस के बच्चे को देखो या फलां के बच्चे को देखो, कितना चैटर बॉक्स है, सबके सामने एकदम बोल देता है, और पोएम सुनाने को हो तो एकदम पोएम सुनाता है, एक तुम हो कि खामोश खड़े रहते हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे में एक खुद एतमादी की जो कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पैदा करती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो आपने समस्या बताई ये इतनी बड़ी बन चुकी है क्योंकि स्कूल में रहते हुए मैं इसे हर दिन फेस करती हूँ। बच्चों से माँ बाप की जो अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो इतनी ज़्यादा है कि उस चक्कर में वो अपने बच्चे के मेंटल बिहेवियर, अपने मेंटल ग्रोथ उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वो बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि बच्चा उससे परेशान हो जाता है, और वो परेशानी बाहर निकलती है और अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स के रूप में, जिसमें एक मैंने ऑटिज्म भी अभी बताया आपको, या बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना लो कर देते हैं माँ बाप अपनी एक्सपेक्टेशन से कि बच्चा आगे जाके कुछ कर नहीं पाता है जी। अब आपके पड़ोस में ही एक अच्छा बच्चा है, आपने उससे बात की, आपको लगा ये तो बहुत ही ज़्यादा राइम भी सुना रहा है, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप घर आए, आपने सेम सवाल अपने बच्चे से पूछे, बच्चा जवाब नहीं दे पाया, और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई जी। आपने क्या किया, आपने उस बच्चे से अपनी तुलना की, लेकिन आपने अपने बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट्स को नहीं देखा। बिल्कुल। हम लोगों में ये परेशानी है कि हम जो चीज हमारे पास है हम उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं, जो चीज नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे की पॉजिटिव क्वालिटीज को एनहांस कीजिए, उसको ग्रोन अप कीजिए, उसको बढ़ाइए। भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर दिया है जी। जरूरत होती है सिर्फ उसे पहचानने की, हम उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं करते, हम सिर्फ औरों के पीछे लग के भागते कि हमारे बच्चे में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, लेकिन जो है हम उसको नहीं ढूंढते जी। जो एक कंपटीशन आजकल बढ़ गया है ना, और वालिदैन ये चाहते हैं कि बस किसी तरीके से हमारा जो बच्चा है वो सबसे आगे हो इस दौड़ में। हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बच्चा ऑलराउंडर हो, ऑलराउंडर हो। तो देखिए ऑलराउंडर अच्छी बात है, लेकिन बच्चों पर भी एक हद तक ही आप प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी उसके अंदर हो जाएगी अगर आप ज्यादा उसको प्रेशराइज करेंगे। बहुत ही खूब डॉक्टर परविंदर, आपने इतनी अहम जानकारी खासतौर से जो वालिदैन हैं उनको फराहम की है, लेकिन हम ये जो जानकारियां हैं, ये जो मालूमात है, इसका सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे और आपको दोबारा तकलीफ भी देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अभी मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि इतनी अहम जानकारी आपने हमारे वालिदैन को, जो खासतौर से नाजरीन हैं और ख़वातीन हैं, उनको फराहम की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ नाजरीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। साथ ही हम कुछ घरेलू नुस्खों की भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी किचन में, बावर्ची खाने में हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम उन्हें घरेलू नुस्खे के तौर पर बहुत ही ज़्यादा फैज़याब हो सकते हैं, फ़ायदेमंद वो चीज़ें हमारे लिए साबित हो सकती हैं। सीमा खंडेलवाल का ताल्लुक दिल्ली के एक तालीम याफ्ता घराने से है। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर VLCC से डिप्लोमा इन डाइटिक्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन किया। अपने 5 भाई बहनों में सीमा खंडेलवाल सबसे छोटी हैं, जिन्होंने होश संभालते ही अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। इसीलिए तालीम हासिल करते हुए अपने करियर को बतौर डाइटिशियन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ ले जाने पर गौर व फिक्र किया। बात करेंगे बीट रूट के बेनिफिट्स की। बीट रूट जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं, अगर हम अपनी डेली डाइट में बीट रूट का यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी हद तक बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं।
के लिए भी बीट रूट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बीट रूट का कंजम्पशन करने से हमारे ब्लड में नाइट्रेट का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हमारी आर्टरी जो है काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं और हमारा ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल हो जाता है। शादी के बाद आपने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, लेकिन अपनी फैमिली की सपोर्ट की बदौलत आपने डाइटिशियन का पेशा अपनाया और आज अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक कामयाब डाइटिशियन और हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर सरगर्म अमल हैं। वैसे तो हम अपने किचन की सफाई रोज ही करते हैं और इसी तरह गैस चूल्हे की सफाई भी मुस्तकिल करते हैं। ऊपरी सफाई तो हो जाती है, लेकिन गैस के बर्नर अमूमन गंदे ही रह जाते हैं और वक्त के साथ साथ काले भी पड़ने लगते हैं। फिर होता ये है कि बर्नर पर गंदगी इस कदर जम जाती है कि हमें दुकान पर जाकर इसे साफ कराना पड़ता है। लेकिन आप चाहें तो हमारी टिप्स आजमा कर गैस के बर्नर को घर पर ही बड़ी आसानी से चमका सकते हैं। इसके लिए बर्नर को बेकिंग सोडा के घोल में 20 मिनट के लिए भिगो दें, फिर इसको अच्छी तरह से साफ कर लें और देखिए बर्नर कैसे चमकने लगेगा। साथ ही सुई को गर्म करें और फिर बर्नर के छेद में इसको डालकर आप अंदर जमी गंदगी को भी साफ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम के जरिए हर हफ्ते जानकारियों का एक पुलिंदा लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं और हमारी यही कोशिश हमेशा रहती है, हमारी काविशें हैं ये कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारियाँ पहुँचाएँ। ख़ासतौर से जो ख़वातीन हैं जो घर के कामों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, उन्हें कुछ तो हम जानकारियाँ दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उसे और ज़्यादा बेहतर बनाएँ। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो शुमारा है आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और कीजिए हमारा थोड़ा सा इंतज़ार। आदाब। 30 की उम्र से आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है।